नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और राजस्थान में मचे बवाल पर क्या कुछ चल रहा है, टिकट बंटवारे पर जो राजनीति शुरू हो गई है, उसको लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, जो कि राजीव तिवारी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ राजीव तिवारी जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित। राजीव जी, अ, हमारे साथ पैनल में 3 राजीव जी आते हैं। तो राजीव तिवारी जी, राजीव जैन साहब, राजीव शर्मा जी। तो चेतन राजपुरोहित बीजेपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस वक्त प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रतिष्ठा यादव जी से ही करना चाहेंगे। प्रतिष्ठा जी, जुड़ने में कुछ नेटवर्क की तकनीकी परेशानी हो रही है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है। आपके यहाँ क्या तस्वीर है? हम अभी वर्तमान में परिवर्तन यात्रा में लगे हुए हैं और आपको मीना जी पता ही है, परिवर्तन यात्रा 4 भागों में हमने बांटा है पूरे राजस्थान को और 50 विधानसभा का लगभग हमने लक्ष्य लिया है कि परिवर्तन यात्रा 50 विधानसभा कवर करे। उसी के लिए हमने सवाई माधोपुर, गोगामेडी, बाणेश्वर धाम और रामदेवरा का चयन किया है संभाग वाइज और उसी यात्रा में हम लोग लगे हुए हैं। उस यात्रा के माध्यम से हम लोग इस कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का जो पिछले 4.5 साल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन के बीच में ले जाएगी और उनसे अपना समर्थन मांगेगी। साथ में कांग्रेस की नाकामियों को भी हम उसी स्तर पर ले जाएंगे। उसमें जगह जगह हमारी आम सभा होगी, स्वागत सभा होगी और आम सभा में भी हमने लक्ष्य रखा है, स्वागत सभा में भी लक्ष्य रखा है और जगह जगह नुक्कड़ मीटिंगें हमारी होगी। उस यात्रा का नेतृत्व तो आपको पता है, अलग अलग जगह अलग अलग हमारे बड़े नेता नेतृत्व करेंगे और उसमें केंद्रीय पदाधिकारियों की और केंद्रीय मंत्रियों की भी भूमिका रहेगी। ये तो हमारा पहला काम रहा। अब दूसरा काम आपने टिकट की बात की। टिकट की बात कोई भी राजनीतिक दल हो, ये एक सतत प्रक्रिया है और ये लगातार चलती रहती है। इसमें अनेक विश्लेषण होते हैं, सर्वे होते हैं, संगठन की नीतियां होती है, संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। उस वर्तमान परिस्थिति में कौन कहाँ फिट बैठता है, कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन टिकाऊ उम्मीदवार है, इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रख करके कोई भी पार्टी निर्णय लेती है और चुनाव के मैदान में जाती है। हम भी इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। संगठन को मजबूत किया, जनता के बीच में गए, आक्रोश यात्रा के माध्यम से गए, जन आक्रोश घेराव के माध्यम से गए और वर्तमान में हम लोग एक काम कर रहे हैं कि हम सिंगल पॉइंट एजेंडा हमारा वर्तमान में चल रहा है बूथ मैनेजमेंट का। बूथ मैनेजमेंट का हमारे पिछले 2 साल से हम लोग बूथ मैनेजमेंट के काम में लगे हुए हैं और बूथ की ग्रेडिंग करना, बूथ की ग्रेडिंग अलग अलग प्रकार से करना, बूथ समितियों का गठन पूरा हुआ या नहीं हुआ उसकी चिंता करना, बूथ के बाद में पन्ना प्रमुख, ये पूरा एक संगठन ढांचा भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर अपना काम कर रही है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार कांग्रेस को फूट 4.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार की सिर फुटबॉल हो रही है। अभी मैंने एक ताजा वीडियो देखा था नागौर का वीडियो मैंने देखा किस प्रकार के नागौर के जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, पार्टी कार्यालय के अंदर किया जा रहा था, एक बार नहीं 2-2 बार किया जा रहा था। तो ऐसी घटनाएं कांग्रेस में परिलक्षित होती है और कांग्रेस की दशा और दिशा इस राजस्थान की धरा पर निश्चित हो गई है और इस निश्चित होने के 2 कारण हैं। सबसे पहले आपने देखा मैं डॉक्टर मीना जी, जिस प्रकार से कांग्रेस में ये कुर्सी की लड़ाई तो चली पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में, ये अपन पूरे राजस्थान की जनता ने 4.5 साल झेला है, भोगा है और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये लोग टिकट में भी इनकी स्थिति वही होने वाली है, मिलने वाला कुछ नहीं है क्योंकि राजस्थान की जनता ने इनको इतना त्रस्त किया है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, महंगाई राहत कैंप के नाम पे इन्होंने जो धोखा किया राजस्थान की जनता पे, ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा राजस्थान की जनता सरकार का। इन्होंने महंगाई राहत कैंप पर मई जून के महीने में जिस प्रकार गरीब जनता को लाइनों में लगाया और दिया कुछ भी नहीं, देने को कुछ था ही नहीं इनके पास, कहाँ से देंगे ये? 4.5 साल के बाद में इनको घोषणाएं याद आई है। 4.5 साल तक ये नींद में सो रहे थे, अब रात को 12-12 बजे तक मीटिंगें करते हैं। महंगाई राहत कैंप में आप लोगों के जो वरिष्ठ नेता है या कार्यकर्ता हैं, वो लोग किस तरह से पहुंचे, उन्होंने क्या फीडबैक लिया, इस तरह की तस्वीरें तो हमने नहीं देखी। लेकिन आप जो मान रहे हैं वो
बीजेपी का, विपक्ष का सरकार पर आरोप लगाना लाजमी है और स्वाभाविक है, इसलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। जनता इस बात को, आपकी बात को कितना स्वीकार करती है, जनता वाकई में कितनी परेशान है या फिर मोबाइल हाथ में लेकर कितनी खुश है, ये तस्वीरें जनता चुनाव में बताएगी कि दरअसल जो कहा जा रहा था और जो किया जा रहा है और जनता ने जिसको स्वीकार किया है वो क्या है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ मीना जी एक बात कहना चाहता हूँ, एक शिवरतन भी बात जुड़ चुके हैं जी। मीना जी एक बात कहना चाहता हूँ, जनता की जेब से 10 रुपए निकाल करके और जो 50 पैसे देने का जो प्रयास चुनाव के मौसम टाइम में किया जा रहा है, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है, वो समझती है कि आज मोबाइल इलेक्शन से 4 महीने पहले याद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इनको पता है कि हमारी स्थिति खराब है, उसी का नतीजा है ये नतीजा। अगर सरकार की स्थिति मजबूत होती तो तो सरकार को ऐसी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजस्थान की जिस समझदार जनता ने इनके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी थी 4.5 साल पहले, वही राजस्थान की समझदार जनता अब क्या फैसला लेगी ये समय बताएगा। इस वक्त फैसला लेने का समय राजनीतिक दलों का है कि जनता के बीच वो कौन से प्रतिनिधि भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और उसको लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार राजधानी जयपुर में चल रही है। दिल्ली से नेतागण यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आए हुए हैं, और उन सबके बीच में जो सिर्फ उटोबल हो रही है कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी अभी श्रीवत्सन जी उससे थोड़ा अपने आप को अभी कम से कम इस मायने में टिकट बंटवारे को लेकर या कैंडिडेट्स की जो तस्वीर साफ हो उसको लेकर अभी थोड़ा और समय लेगी। अभी वो परिवर्तन यात्रा पर फोकस है। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि बूथ मैनेजमेंट, शिवरतन जी आपको अपना ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा सिवाय जब आप बोलेंगे उसके अलावा, क्योंकि नहीं तो वो लगातार परेशान करता है। मैं आपके पास, क्योंकि आप मेरा सवाल भी ठीक से नहीं सुन पाएंगे, हमारे साथ महेश शर्मा जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन आज शिवरतन जी, पिछले 3 दिनों से जो बैठक चल रही है इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस पार्टी की, उसकी तस्वीर जो निकल कर आ रही है क्या बताती है? जी देखिए, ये जो 3 दिनों से बैठक चल रही है एक तरह से होमवर्क कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दावेदारों को नहीं बुलाया जा रहा है। ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है ना, उसमें कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के सभी जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं उनको कहा गया था कि आप ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाइए, अपना आवेदन पत्र उन्हें दीजिए। ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष ही उसकी एक तरह से स्क्रीनिंग करके उसे स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजेंगे, और यहाँ से स्क्रीनिंग कमेटी के जो 3 सदस्य हैं, तरुण गोगोई जिसके अध्यक्ष हैं, वे कांग्रेस हाईकमान या सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी के पास इसे भेजेंगे और उसके बाद सूची जारी होगी। तो आज जो पिछले 3 दिनों से स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य बैठक ले रहे हैं, वे जो अब तक जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार चुके थे या जीत चुके थे, उन लोगों से बातचीत कर रही है, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रही है, फीडबैक लेने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में किस तरह का माहौल है, उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, सरकार की योजनाओं के बारे में, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं के बारे में कहां कुछ कमी है। यानी कि जो पहले ही चुनाव लड़कर हारे या जीते हैं, उनके अनुभवों को यह स्क्रीनिंग कमेटी समझने की कोशिश कर रही है। जबकि जो दावेदार हैं वे भले ही यहां पर आ रहे हो, लेकिन उन्हें आवेदन तो सीधा ब्लॉक अध्यक्ष के पास ही देना पड़ेगा। और जहां तक आपने बीजेपी की जो बात बताई थी कि बीजेपी फिलहाल परिवर्तन यात्रा पर ही पूरा फोकस कर रही है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, क्योंकि हमेशा देखा गया था बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करने में बाजी मार लेती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया था कि 2 महीने पहले सूची जारी कर देगी, अपनी पहली सूची। बीजेपी को लगता है कि यदि परिवर्तन यात्रा से पहले सूची जारी कर दी जाती है तो जो नाराज पार्टी के नेता हैं वे परिवर्तन यात्रा के दौरान कुछ नाराजगी जता सकते हैं या इस यात्रा को सफल बनाने से अपने आप को दूर रख सकते हैं। और यही कारण है कि फिलहाल 19 दिन तक जो परिवर्तन यात्रा चलेगी उस पर ही बीजेपी पूरा फोकस करने की बात कह रही है। हालांकि इस बीच में एक्सरसाइज भी बीजेपी की चलती रहेगी कि किन प्रत्याशियों को टिकट देना है, किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है, लेकिन घोषणा बिल्कुल भी परिवर्तन यात्रा से खत्म होने से पहले नहीं होगी। जी, परिवर्तन यात्रा एक तरफ, बीजेपी प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए 4 परिवर्तन यात्राएं, ये पहली बार राजस्थान की राजनीति में होगा कि इस तरह से 4 परिवर्तन यात्राओं के जरिए के माध्यम से बीजेपी सत्ता में वापसी का रास्ता तय करना चाहती है।
इन चारों रास्तों को मिलाकर जब एक रास्ता बनेगा वो जयपुर में होगा और उसमें की कमान जो है, मतलब चारों यात्राएं जब मिलेंगी तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यात्राओं का वो एक आकलन करेंगे कितनी सफल रही और पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। यहाँ एक तरफ बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रधानमंत्री तक की जो तैयारियां हैं उनकी तस्वीर है। उसके बीच में सिर्फ फुटबॉल वहां भी हो रही है। कल हमने चर्चा की थी शिवरतन जी की किस तरह कैलाश मेघवाल ने एक निशाना साधा अर्जुन राम मेघवाल पर, हालांकि पार्टी ने उस पर जिस तरह से सख्ती दिखाई है और अनुशासनात्मक नोटिस की बात जो की है, उससे ये साफ है कि बीजेपी अब किसी भी तरह की पार्टी में इस वक्त गुटबाजी को भले ही भीतर खाने कितनी भी हो लेकिन खुले मंच पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी लगातार खुले मंच पर भी देखी गई है, लगातार देखी गई है। अभी भी जो आप स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जब आप पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पर जो नेताओं का आने जाने का सिलसिला है, उसके बीच भी कल शिक्षा मंत्री को हटाने को लेकर बड़ा एक तरह से बवाल सा मचा हुआ था। ट्विटर पर ट्रेंड करने की कोशिश हो रही थी। विपक्ष के लोगों से हमने पूछा, विपक्ष ने कहा इस्तीफा हम नहीं मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है मालूम नहीं। तो वो भी कांग्रेस की एक तस्वीर निकल कर आ रही थी। वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, शिवरतन जी, जो गोगोई है वो क्या सबसे प्रॉपर फीडबैक ले रहे हैं, सब लोगों को सुन रहे हैं, या फिर ठीक है जो कोठरी बनाई हुई है वहीं के 10 लोग आए हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और बाकी लोग फॉर्मेलिटी पूरी करके जा रहे हैं? जी देखिए, प्रॉपर फीडबैक इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन वॉर रूम के बाहर जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसकी खबर उन्हें जरूर मिल रही है। क्योंकि कल हमने देखा था कि जो चाकसू के विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, उनके खिलाफ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, उन्हें बाहरी बताते हुए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वॉर रूम के आगे आ गए। पद या वहां पर करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की, हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियां भी थी। तो इसकी भी खबर तो उनके पास जरूर जारी होगी कि किस नेता के खिलाफ किस तरह का पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष है या किस तरह का माहौल है। तो एक तरह से ये तमाम जानकारियां इस तरह की लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव में लड़के हार चुके हैं या जीत चुके हैं, उनकी राय जा रही है कि आप पिछली बार हारे तो क्यों हारे, और पिछली बार जीत की वजह क्या रही, और इस बार कितना फर्क पड़ेगा जो नई योजना आ रही है उस इलाके में जीत की। तो हार जीत का आकलन बहुत जरूरी है, पता तो लगे कांग्रेस पार्टी को आखिर। और इस तरह की एक्सरसाइज कर्नाटक इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर शुरू हुई है, क्योंकि जानते हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज ही चुनाव में जीत का सबसे बड़ा एक कारण हो सकती है। और जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए कांग्रेस में हमेशा चुनाव की आहट के साथ ही सबसे ज्यादा खेमेबाजी, हल्ला गुल्ला, नारा, विरोध प्रदर्शन सब होता था, ये सब जानते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस में इस तरह का बहुत बड़े लेवल पर कोई बात सामने नहीं आ रही है, जबकि बीजेपी में खुलकर इस तरह की चीजें आप सामने आने लगी है। तो इतनी बड़ी विश्व की पार्टी है, शायद ये संकेत बीजेपी नेताओं के लिए भी अच्छा नहीं, और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने तय किया है कि अब जो कुछ करेंगे परिवर्तन यात्रा के बाद करेंगे, पहले अपने पक्ष में माहौल बना लें, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लें। जी महेश शर्मा जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 महीने पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही और उस पर पार्टी ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। सितंबर में पहली लिस्ट अगर आ जाती है तो कांग्रेस को उसका फायदा होगा। और ये जो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं वॉर रूम के आगे या फिर वॉर रूम के बाहर या फिर ग्राउंड में या फिर सोशल मीडिया पर जो गुटबाजी की खबरें चल रही हैं कांग्रेस के भीतर भी जिस तरह से, क्या वो लिस्ट पहली आने के बाद उन पर विराम लगेगा या वो बढ़ेगी? देखिए, जहां तक सवाल है कि चुनाव में इस तरह की जो नारेबाजी, खेमेबाजी, विरोध प्रदर्शन, समर्थन, समझाइश वगैरह एक सामान्य प्रक्रिया है। अब इसमें एडवांटेज ये है कि अगर पहले सूची आ जाती है तो ये स्पष्ट उस क्षेत्र में स्पष्ट पोजीशन हो जाएगी कि हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी ये है, और उसे अपना चुनाव अभियान को गति देने में उसमें मदद मिल सकती। और जो भी मान लीजिए रोस्टता हो या मतलब किसी को मनाना हो या समीकरण बैठाने हो, तो उसे इतना टाइम मिल जाता है कि वो ये अपना पेनिट्रेशन और आप मतदाता तक पहुंच सके और अपना कार्य जो वो जीत का मंत्र खोज सके। ये एक मतलब अच्छी कवायद भी है
लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं कि उस डिसएडवांटेज इसलिए भी कह सकते हैं कि उसको ये मालूम पड़ गया कि इस आदमी की जितनी भी वीकनेस होती है उसे मतलब क्या कहते हैं ना, जो जिनको टिकट नहीं मिला वो मतलब इसका सबोटाज करना शुरू भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीजें हैं। आप ये है कि जो अगर निर्विवाद अगर नेता का अगर चेहरा उस पे मतलब क्या कहते हैं घोषणा हो जाती है तो वहां मतलब सहमति बनाना और आम मतदाता तक पहुंचने में और अपनी उपलब्धियां पहुंचाने में मदद मिल सकती है। अब जो ये जो विरोध और प्रदर्शन होते हैं तो निश्चित रूप से ये राजनीति में आज की तारीख में जो भी आता है वो जन सेवा की भावना से नहीं आता। वो राजनीति में कूदता है, अपना प्रोफेशनली मतलब अंदाज में काम करना शुरू करता है और करियर बनाने की कोशिश करता है। ऐसी सूरत में सब लोगों की महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ जाती हैं और यही एक कारण होता है कि कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन वगैरह ये इस रूप में सामने आते। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा भी कहा जाना चाहिए। प्रतिष्ठा यादव जी, अगर ये कांग्रेस पार्टी की दलील है और जो कि कल भी हमारी चर्चा में, मैं कल और आज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल हमने जहां से शुरू किया था लगभग स्थिति आज उसके आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी में, और आने वाले दिनों में हर दिन हम उन बातों को जिक्र करेंगे क्योंकि महेश जी ने जैसा कहा कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ेंगे वैसे वैसे ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। टिकट मांगने का अधिकार है कार्यकर्ता को, नेता को, और टिकट देना अधिकार है जो भी कमेटी बनी है और कमेटी की जो रिकमेंडेशन है और जो इनका जेताऊ कैंडिडेट है। लेकिन प्रतिष्ठा यादव जी, कांग्रेस में इस वक्त वॉर रूम के बाहर की जो एक दो घटनाएं सामने आई और जो ग्राउंड पर जिस तरह की चीजें भी चल रही हैं लगातार, क्या स्थिति है, क्या महसूस करती हैं आप? सब कुछ कंट्रोल में है? मीना जी, सब कुछ कंट्रोल में है और ये नेचुरल सी बात है कि शक्ति प्रदर्शन का तो दो पार्टी के अंदर जब पार्टी की कंडीशन अच्छी होती है, जीत की उम्मीद होती है और सरकार रिपीट होने की उम्मीद होती है तो दावेदार बढ़ जाते हैं और हर सीट पे जो दावेदार बढ़ते हैं तो फिर वो आपस में अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दावेदार करता है। तो ये पार्टी के लिए अच्छा ही माहौल है कि पार्टी के लोग ज्यादा से ज्यादा टिकट की मांग कर रहे हैं और हर सीट से काफी अच्छी हमारी जो टिकट दावेदारी की संख्या है वो भी बहुत अच्छी रही। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्योंकि जब प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि सरकार हमारी रिपीट हो रही है इस बार, तो उसमें जो दावेदार थे वो और ज्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रदर्शन में ही मान लो कोई किसी का विरोध भी करेगा तभी वो अपने आप को अपना वो दिखाने के लिए ये सब चीजें हो रही है। तो ये पार्टी के पक्ष में है और पार्टी पूरी एकजुटता के साथ काम कर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। काम जो चुनाव का काम था वो समूह गति से आगे बढ़ रहा है। और आप ये देखें कि हमारे ऊपर तो बहुत टाइम से संगठन नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप लोग बहुत क्वेश्चन करते थे, लेकिन आज पूरा संगठन, पूरा तंत्र एक सही दिशा में और सही गति से काम कर रहा है। आप देखिए कि बीजेपी का कहीं पर भी अभी यात्रा देख रहे हैं। ये आरोप गलत थे क्या प्रतिष्ठा जी? ये आरोप गलत थे क्या? सरकार के शपथ लेने के 3 साल 4 साल बाद अगर संगठन की एक तरह से कहीं सुध ली जाती है, ये सही था क्या? मतलब आरोप गलत है और आप सही है? सरकार होती है संगठन, आप देखिए कि आपकी बात को भी माने तो हमारे संगठन में कम लोग होने के बाद भी हमारा संगठन बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहा था और आज पूरा तंत्र बन के पूरा सिस्टम सब कुछ आपके सामने है। जो लोग पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे उनका आपने देख लिया होगा कि कितना एंड टाइम पे जाके प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, और वो भी जब इनके प्रभारी ने ये कह दिया कि नहीं रहेंगे, इनके नेतृत्व में चुनाव देंगे, बहुत सारी चीजें जो एक सामने आई तो वो ये लग रहा था कि जो पहले एक दिखावा हो रहा था सिर्फ लीपापोती का हो रहा था और बाद में ये चीजें किसी भी चीज को कितना दबाव कार्यकर्ता तो सुनना पड़ेगा। ये आज जो
बीजेपी का माहौल है वो लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। इनके खिलाफ अगर कोई सत्य बोलता है इनका नेता तो कार्रवाई हो जाती है। तो ये तो अंग्रेजों के जमाने का जो नियम है उसके वे हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो बोल नहीं सकता, उसके तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सब ये दिखा रही है कि ये लोग एक तरह से शोषण की राजनीति बीजेपी के अंदर हो रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं को भय से कब तक डराएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर हमारे पूर्वजों ने बड़ी देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की है। जो हमारा संविधान है वो पूरे विश्व में आप देखें तो एक लोकतंत्र के अंदर भी सब धर्म को, सबकी बातों को सुनने की बात हम हमेशा से हमारे रही है। लेकिन जहाँ पर है कि अगर इनके जो दो नेता है उनके खिलाफ कोई तीसरा बोल नहीं सकता, अगर कोई बोलता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अब कैलाश मेघवाल जी का ही पूछ लीजिए कि उनको क्या कार्य कार्यकर्ता अपनी भावना को पार्टी के पट्टे पर नहीं रख सकता या अपनी बात ही नहीं रख सकता या कुछ गलत गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलते हैं कि कार्रवाई होती है। ये तो अंग्रेजी की शासन दिला रहा है कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता जी प्रतिष्ठा यादव जी, जितनी सहजता से, जितनी सुंदरता से आप लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं राजीव तिवारी जी, सचिन पायलट की चिंता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित को होती है, कैलाश मेघवाल जी की चिंता प्रतिष्ठा यादव जी को होती है, लेकिन पार्टी के भीतर चाकसू से जो तस्वीरें निकलकर कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचती हैं वो राजनीति को मजबूत, लोकतंत्र को मजबूत करने की तस्वीर है। हमारे देश में लोकतंत्र को बनाए रखने में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर जो दबाव है वो ज्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कल जो चाकसू की तस्वीर सोलंकी जी के खिलाफ जो पूरा जुलूस निकला, ये उनके खिलाफत करने आए थे। उसके बाद सोलंकी जी ने भी कहा कि मेरी जांच करा लो, जो भ्रष्टाचारी हैं उनका टिकट काट दो, मैं तैयार हूँ। तो कांग्रेस ने एक ये प्रक्रिया शुरू तो करी है, बीजेपी में अभी संकल्प यात्रा और ये जो परिवर्तन यात्रा और ये चल रही है। तो अभी बीजेपी देखा जाए तो कांग्रेस से इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा पीछे चल रही है। और जहां तक ये प्रदर्शन और स्क्रीनिंग कमेटी के पास आके विरोध प्रदर्शन करना और अपनी बात के लिए कई उम्मीदवारों का आना, तो ये दर्शाता है कि जहां देखिए एक पुरानी कहावत है कि जहां मीठा होता है वहीं चींटे दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस वापस आ रही है, इसलिए वहां पे दावेदारों की भीड़ भी काफी बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि जब बाद में परिवर्तन यात्रा जब पूरी हो जाएगी, प्रधानमंत्री इस यहाँ समापन कर देंगे, उसके बाद जब बीजेपी में प्रत्याशी चयन कुछ तकनीकी परेशानी। ऑडियो राजीव तिवारी जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ जी सर, ऑडियो का इश्यू है आपका, ऑडियो नहीं सुन पा रहे आपको। हम वापस राजीव तिवारी जी के पास जाएंगे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बीजेपी में इस वक्त इस बात को लेकर चिंता है जो राजीव तिवारी जी ने संकेत किया है, यहाँ पर कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है, या कांग्रेस का इस वक्त माहौल जो है वो प्रदेश में अच्छा बनाने में मुख्यमंत्री सफल हुए हैं? तो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो अभी जो कैंडिडेट्स की, कम से कम ये राजीव तिवारी जी ने, राजीव जी आप सुन पा रहे? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं यही कहा कि अब जब बीजेपी की भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू होगी तब आप भी देखिएगा उस समय भी यही सारी चीजें जो अभी विरोध प्रदर्शन और ये एक प्रत्याशी का नाम आ रहा है या जो पहले से विधायक चुने हुए हैं उनकी खिलाफत के लिए कितने लोग आ रहे हैं सामने, ये सारी चीजें वहां भी दिखाई देंगी। लेकिन अभी तो जहां तक है, देखिए एक बीजेपी की घबराहट का सबसे बड़ा कारण आज 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया, 75 लाख नए उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन देने की घोषणा हो गई। अब आप देखिएगा करीब 20 दिन बाद पेट्रोल डीजल के भी दाम कहीं ना कहीं कम होंगे, कुछ और अच्छी घोषणाएं भी होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें क्या संकेत करती हैं कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सर्वे आए हैं, राजस्थान में जो मतभेदों की बात चल रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदरूनी घबराहट भी है। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उनके मन में भी ये बात है
कि क्यों ना हम इन 5 राज्यों के साथ लोकसभा के भी चुनाव करा लें, कि कहीं ये 3-5 विधानसभाओं के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कहीं कोई रिजल्ट उल्टा हो गया तो 24 में दिक्कत आएगी। तो वो सारी चीजों का मंथन भी वहां केंद्रीय नेतृत्व में चल रहा है अभी, और उसका क्या आउटपुट होगा ये हमको 15-20 दिन में मालूम पड़ जाएगा। जहां तक 15 अक्टूबर वैसे तो लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले ही ये चीजें मालूम थोड़ी थोड़ी करके जैसे ही केंद्रीय घोषणाएं शुरू होंगी उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या सीन बनने वाला है आगे। जी, विधानसभा के साथ लोकसभा के चुनाव होंगे या विधानसभा के सेपरेट होंगे और 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होंगे, ये स्थिति अगले एक महीने में स्पष्ट हो। नरेंद्र मोदी केंद्र में आए थे और उसके बाद 2014-15 में बहुत बात उठी थी कि देश में एक साथ चुनाव क्यों ना कराए जाए, लेकिन 9 साल पूरे हो चुके हैं। उस दिशा में काम करना शायद इतना भारत जैसे देश के लिए नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को भी समझ में आ गया था कि इतना आसान नहीं है, इसीलिए उस पर बात बंद हो गई। तो क्या नहीं, लेकिन अब ये पूरा एक साथ चुनाव की बात नहीं है, सिर्फ 5 विधानसभा और केंद्र के लोकसभा के चुनाव की बात है, इसमें सारी विधानसभाओं की बात नहीं है। मेरा सवाल ये था राजीव तिवारी जी कि क्या उस दलील के साथ, क्योंकि सारा तो एक साथ संभव नहीं है, लेकिन यहीं से शुरू कर दे इस लोकसभा चुनाव से और उसके बाद उसकी रणनीति रूपरेखा बनाई जाए, क्योंकि वाजपेयी जी ने भी 4 महीने पहले चुनाव कराए थे, यहाँ 6 महीने का वक्त है। जनता ये भी जनता जो है हिसाब रखती है कि 6 महीने पहले चुनाव कराने से जो सरकार की जो पैसा खर्च होगा चुनाव आयोग का, टैक्स पेयर्स का वो पैसा है, क्या वो सही है, क्या 6 महीने सरकार को और काम नहीं करना चाहिए था? इन सब बातों का भी जवाब देना होगा बीजेपी को, सरकार को। बिल्कुल देना होगा, लेकिन आप ये देखिए कि जब वाजपेयी जी ने 4 महीने पहले चुनाव करा लिए थे, यहाँ 6 महीने का समय, 1 महीना ये विधानसभा का बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो नवंबर पूरा जो है वो त्योहारी सीजन है, पहले दिवाली आएगी, उसके बाद छठ आएगी, तो नवंबर पूरा, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये चुनाव या तो दिवाली के पहले हो जाएंगे विधानसभा के, और अगर लोकसभा के साथ होंगे तो वो दिसंबर में हो जाएंगे, तो 1 महीना तो आगे बढ़ा सकते हैं। राजीव तिवारी जी, इसमें एक सोच और जो आ रहा था और उसमें कितनी सत्यता है या वो कितना तार्किक है, ये आप लोग बेहतर बता पाएंगे, मैं महेश जी के पास भी जाऊंगी, कि अगर इस चुनाव में, इन विधानसभा के चुनावों में, इन विधानसभा वाले राज्यों में बीजेपी को हार मिलती है तो लोकसभा के लिए वो एक तरह से सिंपैथी लेने का नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, कि देखिए राज्यों में हमारी सरकार नहीं बनाकर आपने कितना नुकसान किया है, केंद्र में नुकसान होगा, क्या वो सिंपैथी कार्ड लोकसभा में काम आ सकता है? देखिए, जहां एक बार जीत शुरू होती है ना, तो उसके बाद फिर उस माहौल को पलटना, और वो भी इतने से, अगर 1-2 साल का समय होता तो चल जाता, लेकिन जो 6 महीने का या 5 महीने का समय मिलेगा उसमें वो बहुत दिक्कत होती है कि आप जो एक टेम्पो बना हुआ है, मतदाता के मानस जो बना हुआ है उसमें परिवर्तन करने का, वो 4-5 महीने में नहीं होता। उसके लिए तो कोई बहुत ही विशेष कोई चीज करनी पड़ेगी जिससे कि मतदाता के उस मानस को बदला जा सके। और जहां तक मैं आज घोषणा हुई 75 लाख में, एक सवाल मेरा बीजेपी से है, चेतन जी बैठे हैं, अगर वो बता सकें कि अगर कहीं कोई ये आंकड़ा हो कि 9 करोड़ 35 लाख या 9 करोड़ 65 लाख जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हो जाएंगे, उसमें से कहीं हमारे पास ये आंकड़ा है कि रिपीट सिलेंडर कितने आए? एक सिलेंडर तो आपने दे दिया उनको उज्ज्वला योजना में, उसके बाद कितने सिलेंडर 6 महीने या 3 साल में, कितने रिपीट वो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए लोग अभी भी उस योजना का उपयोग कर रहे हैं, कितना रिपीट ऑर्डर वहां पे आया, ये थोड़ा सा मिल जाता तो बीजेपी को भी आसानी होती है बताने में और कांग्रेस के लिए मुश्किल होती कि हमारी। मैं राजीव जी को पहले तो बताना चाहता हूँ, राजीव जी ने उज्ज्वला योजना की बात की और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी की भी बात की। भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है,
भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कैसे लड़ेगी, क्या करेगी, कैसे काम करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, टीवी पे नहीं बताएंगे हम लोग, पहली बात। दूसरी बात, हमारे 200 विधानसभा के अंदर 200 पर्यवेक्षक जो गए हैं, जो अन्य राज्यों से जो 200 विधायक हमारे आए हैं, वो क्यों गए, किस लिए गए? और वो लोग जब गए और कार्यकर्ताओं से मिले और दावेदारों से मिले, कहीं राजस्थान में आपने घटना देखी जिसके अंदर आपको ऐसा लगा हो कि हमारे जो विधायक अन्य प्रदेशों से आए थे उनके सामने कोई घटना घटी? तो नहीं होगी घटना। क्यों नहीं होगी? बीजेपी का कार्यकर्ता, आता हूँ आपकी बात पे भी आता हूँ, धैर्य रखिए, आपकी बात पे। दूसरी बात, आपने कहा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में इस बात की चिंता है आज आप लोगों को होनी चाहिए, कितने रिपीट हुए? आपको मैं आश्चर्यजनक तथ्य बता रहा हूँ, 90% सिलेंडर रिपीट हुए हैं और होंगे। क्यों होंगे? कि ये सिलेंडर उन लोगों को मिले हैं जिनके पास चूल्हा नहीं था गांव के अंदर। लकड़ी में महिलाएं, हमारी बहनें, आंखें धुएं से आंखें खराब हो जाती थी उनकी, उनको सिलेंडर फ्री देने का जो काम किया था, वो राहत देने का काम किया था उन ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं भी एक गांव का निवासी हूँ, मेरे गांव में भी सिलेंडर मिले हैं, और जो सिलेंडर मेरे गांव में मिले, आप मेरे साथ चलिए और उन झोपड़ी के अंदर आप देखिए लकड़ी जलाने की दिक्कत क्या होती है, महिलाओं को क्या समस्याएं आती है। ये आप जब महसूस करेंगे जब आप गांव में एक घर के अंदर जाएंगे या किसी खेत की ढाणी के अंदर जाएंगे और महिला जब सिलेंडर पर रोटी। आता हूँ मैं कांग्रेस के हमारे बहन के बारे में। कांग्रेस की बहन हमारे लोकतंत्र की बहुत चिंता कर रही थी कि लोकतंत्र खतरे में। ये सब सुनते हुए हमें 3 साल हो गए। लोकतंत्र खतरे में जब आता है जब चुनाव हारने के बाद में कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, सर्वोच्च न्यायालय गड़बड़ है, ईवीएम मशीन गड़बड़ है, लेकिन जीत जाते हैं जब इनको कुछ भी याद नहीं आता है। ये हिमाचल के अंदर जीते, कभी इन्होंने ईवीएम की बात नहीं की। जहां जहां ये कर्नाटक जीते, कभी इन्होंने ईवीएम की बात नहीं की। हम लोग कभी ईवीएम की बात नहीं करते, हमारी हार स्वीकार करते हैं और हमारी हार की समीक्षा भी करते हैं। बताऊं 2018 के चुनाव में, 2018 के चुनाव हम केवल 1,52,000 मतों से हारे थे। कांग्रेस को कभी भी पिछले 20 साल में बहुमत नहीं मिला है मीना जी। कभी 92 में रह गए, कभी 98 में रह गए। बहुमत भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई है 120 से आई है, 165 से आई है। राजस्थान की जनता ने पूरा आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इन्होंने कभी इनको बहुमत भी नहीं दिया। आज हम अपन बात करते हैं, जो 1,52,000 वोटों की हमारी कमी रह गई थी उसको हम स्वीकार करते हैं। हमने उन कमियों को देखा है, हमने उन पर सर्च किया है, रिसर्च किया है और हमने उन कमियों को दूर करने का प्रयास करने के बाद में हर बूथ पे हम लोगों ने हर बूथ की स्ट्रेटेजी बनाई है। हमने एक बूथ की बनाई है। हम लोग हवा में बात करने वाले लोग नहीं, संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हर पार्टी के कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है और आकांक्षा होती है वो विधायक बने, वो जनप्रतिनिधि बने। सब लोग प्रयास करते हैं, करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब डिक्लेयर हो जाता है ना टिकट, उसके बाद में उसका निशान कमल का फूल रहता है। मैं भी 35 साल से हूँ संगठन के अंदर, सपने में भी नहीं सोचते हैं कभी चुनाव लड़े। क्यों नहीं सोचते हैं? संगठन का काम करना है, संगठन को मजबूत करना है। ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में लाखों की संख्या में जो है, वही ताकत है। भारतीय जनता पार्टी ताकत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेतृत्व है, उसी के बलबूते हम चुनाव मैदान में जाते हैं। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, जिस दिन राजस्थान के चुनाव के नतीजे आएंगे, अपन लोग मिलेंगे और उस दिन ये क्या कहेंगे? उस दिन ये यही कहेंगे कि ईवीएम खराब है। उस दिन ये यही कहेंगे कि ये अपने नाकामियों की समीक्षा नहीं करेंगे, ये अपनी कमजोरियों की समीक्षा नहीं करेंगे। कमजोरियों की अगर समीक्षा करे तो कांग्रेस की आज स्थिति भी नहीं होती कि लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला। और तो हमारे जब 165 में सरकार बनी थी तो हमारे कांग्रेस की बहन को कहना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी आपको नहीं दिया था इस राजस्थान की जनता ने, और आगे भी नहीं देने वाला है। क्यों? आपने जो ट्रस्ट किया है, जिस प्रकार से अन्याय किया राजस्थान की जनता के साथ, वो राजस्थान की जनता भूली नहीं है। कोरोना काल में तो आप लोगों ने इतना अन्याय किया कि मैं स्वयं भुगत भोगी हूँ। मेरे परिवार में 2 मेंबर चले गए मीना जी, उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला 6 महीने तक मैंने प्रयास किया। मेरे जैसा आदमी, जब कोर्ट के अंदर ये लिखा गया डेथ ड्यू टू कोरोना, उन्होंने ये लिखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर। मैं आपको बता सकता हूँ डेथ सर्टिफिकेट मेरे परिवार के मेंबर का ये लिखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर। 6 महीने संघर्ष करने के बाद में दोबारा मेरा सर्टिफिकेट बना, उसमें लिखा ड्यू टू कोरोना। क्यों लिखा? क्यों? इनको पता था आने वाले समय में
इन्होंने आंकड़े पब्लिक तक नहीं होने दिए, इन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिए, और यही कारण है कि आज इन लोग जाने की स्थिति में इनके पास। राजीव जी, जैसा आपने बोला, आपने एक बात कही थी कि विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाना चाहिए, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार 13 दिसंबर तक है। हाँ, 13 दिसंबर तक ही किया जा सकता है, बाकी विधानसभा कार्यकाल बढ़ेगा नहीं। और मैं बीजेपी के हमारे, वो मुझे भी मालूम है, वो मुझे भी मालूम, मैं बीजेपी के हमारे, इसीलिए मैंने जनवरी या फरवरी नहीं बोला था, मैंने कहा दिसंबर तक हो सकते हैं जी। राजीव जी ये पूरा एक गणित को जाने जी बिल्कुल, इसलिए वो चूक उनसे अपेक्षित नहीं है, उन्होंने ये कहा था। मैं मेरी जानकारी के लिए पूछ रहा था। अच्छा बिल्कुल, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, जो सवाल यहाँ पर तिवारी जी ने किया था और आपने उसका जवाब दिया कि 90% सिलेंडर रिफिल दोबारा हुए हैं, ये आंकड़ा अविश्वसनीय है। अगर ये आंकड़ा सही है तो क्या ये आंकड़ा उपलब्ध है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? एक बात। दूसरी बात ये, और प्लीज आप जो सवाल है उसी का जवाब दीजिएगा, हाँ, पीछे भविष्य में या अतीत में नहीं जाए। या तो आप बात करते हैं चुनाव के बाद क्या होगा, और या आप बात करते हैं कोरोना में क्या हुआ। आज हम बात कर रहे हैं अभी क्या हो रहा है। अभी बीजेपी लेट हो रही है, ये सबको दिख रहा है, इसलिए बीजेपी जो है सिलेंडर के दाम कम कर रही है, या आने वाले दिनों में जिस तरह की बातें हो रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे, अच्छी बात है, जनता की राहत के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या ये संभावना, ये गुंजाइश है जो राजीव तिवारी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, अधिकार भी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी उज्ज्वला योजना की बात आपने दोबारा आपने उज्ज्वला योजना की बात की। मैं एक बात कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार ने 75 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का डेटा राजस्थान सरकार को दिया था, जब इन्होंने ये कहा था कि हम 500 रुपए में बीपीएल परिवारों को सिलेंडर देंगे। उसमें से राजस्थान गवर्नमेंट ने 17 लाख लोगों को अपने 500 रुपए सिलेंडर का पैसा देने का काम किया, बाकी को नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये आप लोगों के टीवी के माध्यम से जो बार बार ये चर्चा आती है कि रिफिल नहीं हुआ। मेरा मीना जी आपसे निवेदन है, अगर मैं भी होता उनकी जगह, किसी गांव के अंदर रहता, एक सिलेंडर और चूल्हा मेरे को मिलता, क्या करता मैं उस चूल्हे का? आप बताइए क्या करता? क्या मैं उसको सेल कर देता? क्या मैं उसका उपयोग में नहीं लेता? और क्या उपयोग में लेने से मेरे को नुकसान था? इन सब बातों का जब अध्ययन करेंगे अपन, मैं मेरे गांव के अंदर भी पिछले 3 महीने से हूँ, मैंने एक भी घर, एक भी ढाणी, एक भी झोपड़ी ऐसी नहीं देखी जहाँ उज्ज्वला की योजना का जो सिलेंडर मिला है वो उपयोग में नहीं हो रहा। मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तो मेरे आंखों के सामने जो घटित हो रहा है। पुरोहित, आपने क्या शौचालयों की स्थिति भी देखी जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, शौचालय बना दिए गए? हाँ, एक बात मीना जी, एक बात बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाने की बात जब लाल किले से की थी तो हंसे थे लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। लेकिन आप इसकी गंभीरता की कल्पना कीजिए कि एक महिला जब गांव के अंदर रात को 12 बजे, या इस बात सिर्फ महिला पर ही लागू नहीं होती है, ये पुरुषों पर भी उतनी लागू होती है। पुरुषों पर भी होती है। खुले में जाके पुरुष कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं करते हैं। इसलिए बात यहाँ पर महिला और पुरुष की नहीं है, बात तो ये है कि शौचालय का जो विचार प्रधानमंत्री लाल किले से देते या अपने दफ्तर में बैठ के फाइल से देते, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, मैं आपको मीना जी, मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। एक मिनट डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, अगर वो जमीन पर एग्जीक्यूट ठीक से हो रहा है, और ठीक से छोड़ दीजिए, अगर आपने कहा 1 लाख शौचालय बनाए गए, अगर उसका 50% यानी कि 50,000 भी बन गए और उसमें से 25,000 भी काम आ रहे हैं, 25%, तब भी इस देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शौचालय का नहीं होना घर में, इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात हिंदुस्तान के लिए हो नहीं सकती। इसलिए चाहे शौचालय हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे हर घर नल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो, और स्वच्छ भारत यहाँ तक की, ये जितने प्रयास हैं, ये सोशल रिफॉर्म्स के बहुत बड़े जो जिसे कहना चाहिए इतिहास में दर्ज होंगे, वो कैंपेन्स हैं, वो अभियान है। इसलिए इसमें प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री की सिर्फ तारीफ ही तारीफ है। सवाल तो ये है
कि जो लाल किले से कहा गया या जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनकी जमीन में हकीकत क्या है? आप मीना जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं आप सब मित्रों को आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आइए। मेरे गांव में कार्यक्रम भी है, मेरे खुद के माताजी पिताजी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम 5 अक्टूबर, आप पधारिए, आपको मैं आंखों से दिखाऊंगा। हर घर के बाहर जो शौचालय बने हुए हैं, हमारे गाँवों में क्या होता है मीना जी, के घर के अंदर स्पेस कम होता है ना, तो गली के अंदर जो होते वहां पे शौचालय ज्यादा लोग बनाते हैं। हर घर के बाहर आपको आंखों से मैं आपको देखोगे, मैं दिखाऊंगा। और वो जो बने हैं उसकी जो पैसा जो सरपंचों के माध्यम से मिला है, वो प्रत्यक्ष जब विटनेस होता है ना, तो उसके लिए गुंजाइश, शंका की गुंजाइश नहीं रहती। आप एक गांव में जाकर के अगर आप फिजिकली देखेंगे, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए, पत्रकार मित्रों को भी फिजिकल वेरिफिकेशन राजस्थान के गांवों में जाके करना। हर घर, अब आप तो हर घर नल योजना में 25,000 करोड़ रुपए हर गांव और जिले में हमारे लगभग हर मीडिया हाउस के किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पत्रकार होते हैं। ऐसा बिल्कुल, ये होना चाहिए। उनकी आंख से हम भी देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी में बैठकर भी देखते हैं और ग्राउंड पर जाने का मौका मिलता है। होना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं प्रतिष्ठा यादव जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित के पास अपना गांव है दिखाने के लिए, आप जाएं, मैं जाऊं, या राजीव तिवारी जी जाएं, शिवत्सन जी जाएं, आपके पास भी कोई ऐसा गांव है दिखाने के लिए राजस्थान? केवल मेरा गांव नहीं है, मैं 5-10 गांवों में आपको ले जाऊंगा, केवल मेरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नजदीकी, जो हमारे गांव बहुत नजदीक 1 किलोमीटर के दायरे में, मैं आपको 5-10 गांवों में ले जा सकता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा यादव जी, आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में बता सकते हैं जिनके सिलेंडर रिफिल नहीं हुए, साइड में कोने में कबाड़ में रखे हुए हैं? क्योंकि ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, हम मानते हैं ऐसा है, सच्चाई है कि लोगों के पास उसे रिफिल कराने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी भी परिवार है, ऐसी भी स्थितियां हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की? क्या आपकी जानकारी में ऐसे घर हैं जहां शौचालय नहीं बने या शौचालय बनाए गए, पैसा भी क्लेम हुआ, लेकिन वहां ग्राउंड पर कुछ नहीं है? क्या आपने उन लोगों की बात बीजेपी के ये जो अभियान से जुड़े हुए मिनिस्ट्रीज हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल मीना जी, मेरी बात से पहले ये चीजें मीडिया, चेतन जी कह रहे थे कि मीडिया को जाना चाहिए। मीडिया के माध्यम से भी हमने पेपर पत्रिकाओं में भी ये चीजें हमने देखी अच्छे से कि सिलेंडर के ऊपर या तो बकरियां बांधी जा रही है या ईंधन रखने के या सामान, दूसरा सामान रखने के काम आती है। दूसरी बात कि मैं खुद भी गांव से ही जुड़ी हुई हूँ और गांव से ही हूँ और किसान हूँ। उसके अलावा मेरा सारा चीजें, गाय भी है, भैंसे भी हैं, तो सब चीज देखते हैं। तो आप ही नहीं, मैं भी आपको विजिट करा सकती हूँ और मैं मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र को विजिट करा सकती हूँ। मेरे ऐसे मेरी पंचायत है खन्नीपुरा, व्यासों की ढाणी मेरा गांव है, जालपू के बिल्कुल पास है। आप वहां पर आइए, आपको मैं ऐसे बहुत सारे घर बता दूंगी जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन उनका शौचालय नहीं बना, बोले जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। ऐसी बहुत सारी पंचायतें, एक इंसान का नहीं है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारे पास सभी समस्याओं के लिए लोग आते हैं। दूसरी बात की देखिए, हम गहलोत साहब की ये विशालता आप उसको देखिए कि जब राहत देने की बात हुई सिलेंडर की, तो हमने उज्ज्वला को, क्योंकि इन लोगों ने खाली कनेक्शन बांट दिए, उसके बाद में उसका क्या होगा, फिर वो महिला बेचारी वो 1150 की व्यवस्था कैसे करेगी, ये इन्होंने सोचा नहीं। खाली सिलेंडर के अंदर गैस ही नहीं भरी जाएगी तो उसका यूज कैसे होगा, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसके बारे में भी हमें सोचना जरूरी था। और गहलोत साहब ने उन लोगों को ही चुना जिनको उज्ज्वला में सिलेंडर दिया गया, सबसे पहले उन लोगों को चुना। दूसरी बात की जो 75 लाख सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन जैसे क्योंकि रजिस्ट्रेशन चल रहे थे उसी के दौरान 17 लाख लोगों के जो फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ उनको सिलेंडर दिया गया, सभी को सिलेंडर दिया जाएगा, किसी का मना ही नहीं है। लेकिन ये गलत तथ्य पेश करना और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे, ये चेतन जी आप एक बात कह रहे थे कि 90% अब जब हमारी सरकार ने राहत दी है ना तब भरे गए हैं, उससे पहले नहीं भरे गए थे। आप थोड़ा तथ्यों को देखिए, खाली मतलब देखो प्रतिष्ठा जी आपकी सरकार ने जो सिलेंडर दिए हैं उसके बाद भी 90% का आंकड़ा, उसके बाद भी 90% का आंकड़ा आसान नहीं है, इसलिए आंकड़ा मिला दो। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप देश को इतना प्रतिष्ठा जी आपको जानकारी है क्या
आपको भी जानकारी है क्या कि चुनाव विधानसभा के और लोकसभा के साथ हो सकते हैं? आपके यहाँ भी चर्चा होती है क्या इस तरह की? देखिए मीना जी, चुनाव की बात ये है कि निश्चित रूप से घबराए हुए तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी जिस तरह से मान लो पीछे जो इनकी कर्नाटक में देख लीजिए, इनकी सरकार नहीं बनी, इन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया, पूरा मैनेजमेंट बैठाया, सारी चीजें इन्होंने की, लेकिन नहीं हुई। अभी जो सर्वे के रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे भी ये लोग घबराए हुए हैं कि 5 राज्यों में जाते ही और आपकी जो केंद्र में सरकार है उसकी नींव हिल जाएगी, तो हो सकता है ये लोग इस तरह से कुछ करें। और ये एक बात और इन्होंने कही थी, उसका मैं और जवाब देना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि हमें लोग चुनते हैं। अगर आपको जनता पे और अपने आप पर इतना भरोसा है कि जनता ने आपको चुना है, तो जहां आपको जनता नकार देती है, तब आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसके बारे में भी तो आप जनता को बताइए। दूसरा, वो उस चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए जो ताकतें आप यूज करते हो, क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? आपने, और ये कांग्रेस नहीं कह रही या दूसरा संगठन कह रहा है, ये तो बाद में कह रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये कांग्रेस का कहा हुआ नहीं है, ये पूरा देश इस चीज को महसूस कर रहा है कि किस तरह का कोई भी चीज आती है तो हर कानून को अपने हाथ में लेके, इनके मान लीजिए मुख्यमंत्री ही कानून को हाथ में, क्योंकि देखिए देश में संविधान है और संविधान का राज होना भी चाहिए। सबको अपनी बात, अगर मान लीजिए किसी पे आरोप लगता है तो उसको आरोपी सिद्ध करने तक का तो आपको मौका देना चाहिए। ये नहीं कि आप कानून को अपने हिसाब से तोड़े मरोड़े और बपाई। प्रतिष्ठा जी, ये मौके जो आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि वो आकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के सामने कितना भी विरोध प्रदर्शन और अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, इस शक्ति प्रदर्शन को जिस तरह से आने वाले दिनों में बढ़ने की भी बात कही, और आपने कहा ये अच्छा है पार्टी के लिए, तो अगर ये पार्टी के लिए अच्छा है तो जो बागी उम्मीदवारों की संख्या है वो बढ़ सकती है, ये पार्टी को चिंता भी है क्या? देखिए बिल्कुल, जब मतलब जैसा कि हमारे यहाँ पर बैठे साथी ने बोला था कि गुड़ होता है तो मक्खी आती है, नेचुरल सी बात है, जब माहौल है तो आएंगे सब, और बाहर से भी आएंगे। और दूसरी बात इन्होंने एक और भी कही थी, तो इनके जो कर्नाटक में भी उनके बहुत सारे मंत्री थे जिनको सिंबल नहीं मिला, तो वो हमारे पास आए थे। और भी अदर स्टेट में आप देख लीजिए, और यहाँ पर राजस्थान में भी बहुत लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से कि जो जिनको देखने का दम घोटते हैं, हम थोड़ी थोड़ी आवाज को दबाते हैं, दूसरे लोग आएंगे, दूसरी पार्टी के आएंगे। जी बीजेपी के लोग आपकी पार्टी में आएंगे, उससे पहले वो नौबत आएगी, उससे पहले तो अभी पार्टी के भीतर ही जो कांग्रेस का ही वर्कर है वही गुटबाजी में कहीं ना कहीं लिप्त हो रहा है, और बढ़ेगी वो गुटबाजी आने वाले दिनों में। शिवत्सन जी, बागियों की स्थिति की चिंता है कांग्रेस पार्टी को? शिवत्सन जी। जी मीना जी मैं प्रतिष्ठा जी आऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी आपके पास। मीना जी, मैं पहले तो एक अपडेट देता हूं कि अब से करीब 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछा गया था अशोक गहलोत जी से कि क्या संसद और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि होने चाहिए। वे पहले भी ये बात कह चुके हैं और उनकी पार्टी और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये अपडेटेड न्यूज है, क्योंकि 1 घंटे पहले की ही मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुंह से ये बात मीडिया के सामने कही है। लेकिन अब सवाल तो ये होगा कि आखिरकार ये मोदी 6 महीने पहले चुनाव क्यों करवाएंगे? देखिए, सरकार बर्खास्त करने वाली बात तो समझ में आती है। जी, आपकी आवाज इको कर दी, आपका ऑडियो एक बार थोड़ा करेक्ट करिए, इको करके दोबारा रिपीट हो रही है आपकी आवाज। जी देखिए, अब आ रही है ठीक? हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी 1 घंटे पहले ही एक बयान दिया, जब उनसे हम लोगों ने एक सवाल पूछा था कि क्या विधानसभा के और संसद के चुनाव एक साथ होने चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस की बहुत पुरानी मांग है और वे इसके लिए तैयार हैं यदि चुनाव एक साथ हो जाए। लेकिन उनसे बाद में जब हमने ये पूछा कि आखिरकार ऐसा कोई कारण आपके पास नजर आता है कि मोदी सरकार 6 महीने पहले चुनाव में चली जाएगी, तो उन्होंने यही कहा कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये वाली एक खबर अपडेटेड है। अब एक सवाल, आपके वाले सवाल के जवाब देने से पहले एक सवाल मैं और पूछूंगा हमारे बीजेपी के साथी से। आज हम बीजेपी दफ्तर में थे, एक सवाल पूछ रहे थे कि मोदी सरकार की ओर से 200 रुपए की सब्सिडी और दी गई है गैस पे, तो बीजेपी वाले परेशान लगे, क्योंकि हर जगह खुशी मनाई जा रही है, आम आदमी और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के नेता खुश हैं, लेकिन राजस्थान में शायद
उनके लिए टेंशन बढ़ गई है मोदी सरकार की इस घोषणा से, क्योंकि राजस्थान सरकार जो उज्ज्वला में सब्सिडी दे रही है 406 रुपए की, अब उसे 200 रुपए कम देना पड़ेगा, यानी कि हर महीने 1560 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से कम खर्च होगा राजस्थान सरकार का। इसके अलावा इस जो 1560 करोड़ का बड़ा अमाउंट है ना, इससे कोई और नई योजना नहीं शुरू हो जाए, इस बात को लेकर भी बीजेपी के नेता कुछ परेशान हैं। जी, बीजेपी के नेताओं की परेशानी शिवत्सन जी भी देख पा रहे हैं, राजीव तिवारी जी भी देख पा रहे हैं। राजकुमार, मैं आपके पास आऊं उससे पहले महेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी, उनका अनुभव बीजेपी के नेताओं की चिंता को किस तरह से देख रहा है, और राजस्थान में इसीलिए मुख्यमंत्री से मुकाबले के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद मैदान में है, ये बार बार संकेत भी दिए जा चुके हैं। तो ये चिंता जो बीजेपी की है, ये कितनी परेशानी तक बढ़ सकती है महेश शर्मा जी? देखिए, ये चुनावी शतरंज है, इसमें घोषणाओं की जब बात चली जाती है तो कोई भी पीछे नहीं रहता, एक से एक दूसरे का मतलब देखा जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और उसके बाद में क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी गुंजाइश है जब तक कि आपकी आचार संहिता लागू नहीं होती है। तो ये मतलब ये स्ट्रेटेजी है, कौन सा दल कैसे क्या करता है, स्ट्रेटेजी उस मायने का है। लेकिन जो कुछ बनता है, सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरा कौन सा होता है। घोषणाएं अगर होती है तो घोषणाएं तो हर सरकार करती है, लेकिन होता क्या है, परिणाम उसके उल्टे भी आ जाते हैं। और ऐसा अनुभव राजस्थान की जनता ने किया भी है। आप चाहे वो 2008 का 2013 का चुनाव हो या और कुछ घोषणाएं, आज मतदाता इस तरह जागरूक हो गया, उसे ये महसूस हो रहा है कि केंद्र सरकार क्यों कर रही है और राज्य सरकार ने क्यों किया है। ये दोनों का आकलन जब करता है तो एक जो जागरूक मतदाता होता है वो उसका एसेस कर लेता है, और ये है कि मानस पहले से ही बनाया हुआ होता है कि मुझे केंद्र में कौन सी सरकार चाहिए और राज्य में कौन सी सरकार चाहिए। अब रहा सवाल कि ये जो शगुफा शुरू कहां से हुआ, ये शगुफा एक साल चुनाव का नीतीश कुमार जी ने उठाया, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने उठा दिया। आप इस चीज को देखिएगा कि कौन सा किनको संभावना और आशंका लग रही है, इस चीज में भी गौर कीजिएगा। ये संभावना क्या इनके राज्य में नहीं हुआ, और ये इरेगुलरिटी जो चुनावों की हुई वो किनके राज्यों में ज्यादा हुई है, इनके शासनकाल के दौरान जब केंद्र में वो सरकारें थी। तो ये केंद्र कई बार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अब तक का जो भी रहा है रिकॉर्ड, उन्होंने सबने यही, यहाँ तक कि हमारे भैरू सिंह शेखावत कहते थे कि सभी स्तर के चुनाव, केंद्र से लेकर के पंचायत तक के चुनाव एक साथ हो। ये परिपाटी जनता 1977 में बनी थी एक बार दोबारा, लेकिन उसके बाद में फिर वाकई वही ढर्रा आगे पीछे होता रहा। और यही कारण है कि आज एक साथ चुनाव, हम पूरे 5 साल तक चुनाव मूड में रहते हैं राजनीतिक दल। किसी के पास योजनाओं को बदलने अदलने इनके नाम, एक काम है अपना मोहर लगाना, अपना नाम करना। विकास के जो काम जो बता रहे हैं आपके साथ, सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे, रिफिल नहीं हो पा रहे, पानी नहीं पहुंच रहा है, टॉयलेट बन रहे हैं, तो एक दूसरे के जब विपरीत विचारधारा वाली सरकारें आ जाती है तो ऐसी सूरत में ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो गति बनती है वो गति विकास की नहीं बन पाती, वो उसमें बाधाएं भी उपस्थित होती है एक परस्पर के साथ, ये तो इनकी योजना, ये हमारी योजना। तो ये वाला जो, और फिर उसमें इसका फायदा सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी उठाती है। ब्यूरोक्रेसी देखती है कि इसमें तो अपना दोनों हाथ लड्डू है, और यही कारण है कि आम आदमी तक राजनीतिक दल तो चुनाव में जाने से पहले घोषणाएं करते हैं, क्या वो व्यवहारिक है कि नहीं व्यवहारिक है, और है तो उसके संसाधन है या नहीं है, पूरे आर्थिक संसाधन है, मशीनरी कार्य प्रणाली कैसे होगी, कैसे अंजाम दिया जाए, ये सोच नहीं होता। सोच ये होता है मुख्य रूप से कि कैसे वोटों को अपनी तरफ से पोलराइज किया, क्या साम दाम दंड भट की राजनीति में सब कुछ बजाय
तो मैं इस बात से ये कह रहा हूँ कि संभावना जो जैसे बताया कि लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव ये हो भी सकते हैं साथ, क्योंकि जैसे राजीव जी ने जो जिस तरह की जो बताया है वो इतना पीरियड है दोनों के लिए है सक्षम, और ये प्रयोग पहले भी हुए। जी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, 5 विधानसभाओं के चुनाव जो इस वक्त होने हैं वो एक साथ हो सकते हैं। इस पर चर्चा, इस पर बात, इस पर बहस, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार अभी इस मौजूदा, अगर हम पिछले कुछ 10, 15, 20 सालों की बात करें तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया का नारा देकर, उस वक्त जो प्रमोद महाजन उनके पीआर सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया और उसकी जो धज्जियां उड़ी और इस देश में वापस कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी यानी बीजेपी को जो है वो विपक्ष में बैठना पड़ा था। क्या अशोक गहलोत या राजस्थान में या फिर राजस्थान के अलावा जो और दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये रिस्क लेना चाहेंगे? क्या वो इस समय को, जो विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें और 4 महीने का समय मिलने वाला है, उस समय को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे? या जिस तरह राजीव तिवारी जी ने कहा कि एक माहौल जब बन जाता है तो वो माहौल 3 से 4 महीने के समय में बदलना मुश्किल होता है। ये लगातार चर्चाएं आने वाले समय में बनी रहेगी, लेकिन मोदी और शाह भी राजनीति के शतरंज के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए देखना होगा। इन तमाम चर्चाओं के बाद भी संभावना कम है कि वो लोकसभा का चुनाव राज्य विधानसभा के साथ कराएं। लेकिन इन सब के बीच आप प्रतिष्ठा यादव जी कुछ कहना चाह रही थी, जो आपकी बात बीच में छूट गई थी। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसे देश में इन्होंने महंगाई को चरम पे पहुंचा रखा है, तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें ऐसी है कि आरोप तो ये दूसरों पे लगाते हैं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में जितना बड़ा फर्क है ये पूरा देश देखता है कि कहते कुछ है और करते कुछ और है। जो वादे करते हैं वो कभी पूरा करते नहीं। और दूसरा, ये जो सिलेंडर के दाम इन्होंने कम किए, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ये लोग इसका, हमने जब राहत दी आम आदमी को तो ये इनका विरोध कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, गलत है, ये है वो है। लेकिन गहलोत सरकार ने हर गरीब के साथ खड़े होकर जिस तरह से आम आदमी को रिलीफ दिया, तो इन लोगों को मजबूरी में कुछ कदम उठाने पड़े कि भैया आपके पास कुछ नहीं चलेगा। जिस गारंटी का खुद मुख्यमंत्री मखौल उड़ा रहे थे, उस शब्द को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया कि हम गारंटी देते हैं। तो मतलब क्या इनके पास अपना कुछ नहीं है, दूसरे की। ये तो प्रतिष्ठा जी ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। ये इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए, इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने और राज्य के किसी मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए काम की तारीफ करते हुए उस काम को अपना अडॉप्ट किया। तो इसमें तो विजन नहीं है। मीना जी के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ देखा देखी करते हैं। देश चलाने के लिए विजन खुद का भी क्लियर होना चाहिए। जिन योजनाओं का ये 13 में विरोध कर रहे थे, 12-13 में, उनको तुरंत आप नहीं लागू कर दिया। तो इसमें तो मतलब क्या है कि आप करो, लेकिन आप देश के हित में नहीं, आप अपने हित में विरोध कर रहे हैं। योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन आपका हित नहीं हो रहा, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। आप देश के बारे में भी सोचिए। शासन अच्छी बात है, लेकिन कुर्सी के पीछे केवल इस देश को बलि नहीं चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ। जी 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 जी, देश को बलि चढ़ाने की कोशिश, बहुत भारी भरकम शब्द है प्रतिष्ठा यादव जी। लेकिन सच बात ये है कि राजनीति, जो हमारे संविधान को जब बनाया जा रहा था, तो तकरीबन 2-2.5 साल का जो समय, और इस देश के जो ब्रेन, मस्तिष्क थे, जो प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों ने करीब 150 से ज्यादा संविधानों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, भारतीय जो संस्कृति है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत का जो आम आवाम है, यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब, जो भी यहाँ की संस्कृति रही, उन सबको ध्यान में रखते हुए जिस तरह का संविधान बनाया गया, कम से कम उसने इतना मजबूत, हिंदुस्तान की जनता ने लगातार, जैसे जैसे हम आजादी के बाद आगे बढ़े, हमारे देश की जनता ने उस संविधान को मजबूत और समृद्ध बनाने में और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। इसलिए कांग्रेस जब एकदम इस देश में बहुत शिखर पर रही, उसके बाद जमीन पर भी लेकर इस देश की जनता आई, और बीजेपी के नरेंद्र मोदी को भी उतनी ऊंचाई दी जो शायद उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी।
लेकिन राजनीति के चाहे कितने भी माहिर खिलाड़ी हों, राजनीति में जब आप होते हैं तो चेक एंड बैलेंस रखने वाले बहुत सारे लोग आपके पक्ष और विपक्ष में जब होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। नरेंद्र मोदी बड़े विश्वस्त हैं कि वो अगले 5 साल और सरकार चलाएंगे, आने वाले समय में वापस सत्ता में आएंगे, लेकिन इसके बीच में जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, ये उनका डर है या ये उनकी चुनावी रणनीति है या ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, रणनीति का, चुनावी रणनीति का हिस्सा है। ये तो आने वाले वक्त में जब जनता चुनावों में वोट देगी और उस वोट के बाद आकलन होगा कि वो डर साबित हुआ या चुनावी स्ट्रैटेजी का हिस्सा साबित हुआ या वो कोई चाल पर प्रतिचाल साबित हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में चेक एंड बैलेंस हमारे देश की जनता ने जो सरकारों को अपने वोट की ताकत से दिया है, उसी की ताकत है कि आज सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, फोकस जनता को राहत कैसे मिले। जनता समझदार अगर है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जनता समझदार है अगर उसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। न्यूज़ 24 पर हम हर दिन जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर जो प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, उसको लेकर अब जिस तरह की गुटबाजी और जो दावेदार हैं उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, राजनीति और दिलचस्प होगी, डर, दबाव, आशंका और बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस जिन लोगों का आज चरम पर है, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो भी आने वाले दिनों में जैसे जैसे तस्वीर, जैसे जैसे चुनावों की तारीख पास आएगी, वैसे वैसे वो भी कम भी होगा। लेकिन जनता किसके आत्मविश्वास को बनाए रखेगी, ये देखना होगा। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।